हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नंद किशोर जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है क्लास 9th की ये हमारे पास में इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है, जिसमें मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं आपको समरी हर एक चैप्टर की, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं बच्चों, उनकी मीनिंग्स और इम्पोर्टेंट और ख़ास बात हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए ट्रांसलेशन के साथ में, ताकि आप अच्छे से लिखोगे। टुडेज चैप्टर जो हमारा सेकंड है वो है इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस का ये जो चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स। अब यहाँ पे आपने क्लास 8 से ही आप पढ़ रहे हो रिसोर्स के बारे में, है ना। तो और पॉपुलेशन के बारे में भी जियोग्राफी में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो हम दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपके माइंड में इंट्रो से एक सवाल आएगा कि भाई रिसोर्स क्या है, व्हाट इज़ द रिसोर्स और व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो एनीथिंग विच इज़ यूजफुल दैट इज़ द रिसोर्स। जो भी हमारे यहाँ पे यूज़फुल होता है यूटिलाइजेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना, और उसका कुछ यूजेस हम लोग निकाल सकते हैं, वो हमारा होता है एक रिसोर्स। जैसे कि ज़मीन हो गया, जहाँ पे आप खड़े हो, बैठे हो, है ना, लेटे हो। बिल्डिंग हो गया, जहाँ आप रहते हो। और साथ ही साथ ये हमारे वाटर, फॉरेस्ट, मशीनरी, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, रिसोर्स। चलो ठीक है, रिसोर्स के बारे में तो कंप्लीट हो गया, लेकिन पीपल एज रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमन यानी कि इंसान, यानी कि पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स, है ना। हमारी जो जनसंख्या होती है, हमारी आबादी, वो बहुत बड़ी संसाधन मानी जाती है। रिसोर्स यानी संसाधन, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री के विकास में ये जो लोग हैं वही मेन कंट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उनका रोल बहुत होता है। कोई कंट्री हमारे बहुत बड़ी हाई लेवल पे है तो लोगों की वजह से, अगर कोई कंट्री हमारे बहुत डाउन में है ना, तो वो भी पॉपुलेशन ही जिम्मेदार होता है। तो पॉपुलेशन के आप दो फेस आप देख सकते हो, एक है हमारा एसेट, दूसरा हो गया हमारा लायबिलिटी, है ना। इसको समझने के लिए हमारे पास में एक केस आएगा, ताकि हम लोग सीखेंगे किस तरह से लोग ही प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकते हैं। प्रोडक्टिव रिसोर्स, यस, दैट विच विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि किसी कंट्री के गुड्स एंड सर्विस में बढ़ाने के लिए लोगों की क्या भूमिका है, किस तरह से लोग गुड्स एंड सर्विस को या सेल को बढ़ाते हैं, ताकि और वो कंट्री हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं साकल की स्टोरी के साथ में। साकल की स्टोरी में हमें पता होना चाहिए कि वो एक 12 साल का लड़का है, और उसकी मम्मी का जो नाम है वो शीला है। एंड शी लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, यानी कि डोमेस्टिक कोर्स यानी घर का काम वो करती है, अपना घरेलू काम। उसके पापा का नाम है बुट्टा चौधरी, जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। ये किसान हैं हमारे बुट्टा भाई। सकल जो है वो हेल्प करता है उसकी माँ का, उनके घरेलू काम में, पानी भरने का हो, आटा गूंथने का भी काम हो सकता है ना, बिल्कुल सारे कामों में वो मदद करता है। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। जीतू सीतू जो है उसके भाई बहन है, उसका भी वो देखभाल करता है। उसके अंकल है श्याम, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया था, बराबर। ये अभी नहीं किया है, बहुत उसके अंकल है यार उम्र में, उसके हिसाब से समझा करो आप। तो उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास करके रखी है, बट सीटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। अब उसके जो अंकल है श्याम भाई, वो जॉब लेस की तरह घर में बैठे हैं, जिनके पास में काम नहीं है लेकिन पढ़े लिखे हैं। बूटा और शीला, उसके मम्मी पापा, वर ईगर टू टीच साकल। अब देखो, उसकी जो मम्मी पापा हैं वो हमारे साकल को पढ़ाना चाहते थे, और दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन। और बाद में धीरे धीरे समझाने के बाद में हमारे सकल ने क्या किया, उस स्कूल को ज्वाइन कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अब उसने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम पास कर लिया, क्योंकि उसे अच्छी लगन और मेहनत की थी एग्जाम में, जैसा कि आप लोग करोगे। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। जैसा कि वो पढ़ा लिखा था और उसने हायर एजुकेशन पास कर लिया, तो उसके पापा ने, जो बूटा भाई थे, उन्होंने उसे परसुएड किया। परसुएड का मतलब कन्विंस किया, यानी कि समझाया उसे कि आगे की पढ़ाई बेटा कंटिन्यू कर। ही देन रेज्ड ए लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स
इन द कंप्यूटर। अब उन्होंने इसके लिए आगे पढ़ाई के लिए तो भाई खर्चा भी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, लोन लिया वोकेशनल कोर्स के लिए। वोकेशनल कोर्स क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है कि दैट इज द सर्टेन डिसिप्लिन होता है, एक ऐसी ब्रांच होती है एजुकेशन की विच हेल्प इंडिविजुअल टू एक्वायर नॉन एकेडमिक स्किल्स एंड रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। किसी भी काम के विषय में माहिर हो जाना या उसे थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान देना, जैसे कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता चलेगा, बैंकिंग का हो गया, बेकरी का हो गया, टेलरिंग का हो गया। इसमें क्या प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाता है वोकेशनल कोर्स करने से। पढ़ाई के साथ में आपको भी मैं सलाह दूंगा कि एक वोकेशनल कोर्स आपको करना चाहिए। खाली किताबी ज्ञान आपको उस कॉम्पिटिशन से और ये जो बेरोजगार की जो भीड़ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है बच्चों। तो एक वोकेशनल कोर्स आपको जो भी इंटरेस्ट है उसमें आप कीजिए। देन साखल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन द स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग। ये हमने पहले ही पढ़ा। विद ग्रेट विगर एंड एंथुसिज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी। ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अब देखो, पढ़ा लिखा वो था, मेरिटोरियस था, इंटरेस्टेड था एजुकेशन में। धीरे धीरे आगे जब पढ़ता गया, लोन लिया था पापा ने, बड़ा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहा था, और फाइनली एक प्राइवेट कंपनी में उसने सनराइज लिमिटेड में जॉब लिया और वहाँ पे उसने एक अपना नया सॉफ्टवेयर बनाया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द कंपनी और फर्म। जहाँ वो काम करता था, सनराइज ग्रुप ऑफ लिमिटेड, जो भी आप नाम दे सकते हो, वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर ने बहुत बड़ा बूम मचा दिया था, धूम के साथ में, और उसका सेल बढ़ गया, यानी कि अब उसे प्रमोशन मिलने वाला था। सो हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद द प्रमोशन। दैट इज द केस ऑफ वर्चुअस साइकिल। अब ये वर्चुअस साइकिल क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस इज अ कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फेवरेबल जो भी चीज़ें दी जाती है ना किसी को, यानी कि कर भला तो हो भला, यही बात आपको वर्चुअस साइकिल में सीखना है। वो सर कैसे, यहाँ देखो, अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, बिल्कुल है, इसीलिए आप पढ़ रहे हो, और आपके न्यूट्रिशन पे यानी अच्छी खान पान पे, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी हायर एजुकेशन भी हो रही है, और हायर एजुकेशन से क्या फ़ायदा होगा, आपकी अर्निंग गुड होगी। अच्छी अर्निंग होगी तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी अच्छी होगी, कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ सोसाइटी मतलब कंट्री है ना, तो वहाँ पे भी ओवरऑल आपके एजुकेटेड पेरेंट्स ने क्या साइकिल यहाँ पे बनाया, वर्चुअस साइकिल। दूसरा हम यहाँ पे एक साइकिल और देखने वाले हैं विलास की स्टोरी के साथ में। अब विलास जो दूसरा केस है हमारा स्टोरी का पार्ट 2 में, यहाँ देखते हैं कि वो भी एक 11 साल का एक बॉय है जो उसी गांव में रहता है जहाँ सकल रहता है। अब इसकी क्या हालत है, उसके पापा महेश वाज फिशरमैन। अब यहाँ पे वॉज लिखा है, इसका मतलब अब नहीं है वो, पहले थे वो मछुआरे, ठीक है भाई। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। अब उसके पापा नहीं रहे तो उसकी मम्मी का नाम गीता है, जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए मछलियाँ बेचती है। सी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। जहाँ पे भी छोटा मोटा मार्केट है वहाँ पे वो उन मछलियों को बेचते हैं जो किसी जमींदार के तालाब से उसने खरीदी थी, ठीक है। और ऐसे करके वो 150 रुपये एक दिन की कमाई के साथ में वहाँ पे व्यवसाय करती है, ऑक्यूपेशन करती है, ठीक है। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थरिड्स। अब ये जो विलास है हमारा, ये एक पेशेंट भी है अर्थरिड्स का, जिसमें हड्डियाँ, हमारे कैल्शियम, बहुत सारे जो हमारे न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, वो कमी हो जाना अर्थरिड्स होता है। तो यहाँ उसे एक प्रॉब्लम भी है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। अब 150 रुपये कमाने वाली उसकी मम्मी गीता उतना वो नहीं कमा पाती कि उसे अच्छे डॉक्टर को दिखा पाए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, और यहाँ तक कि हमारा विलास स्कूल भी नहीं जाता है। आल्सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अब वो क्यों नहीं जाता है, कि क्योंकि उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। अब देखो, 2 भाई हो गए यहाँ पे, मोहन और हमारा विलास, 2 भाई और एक उसकी मम्मी गीता, 3 जने हो गए। अब यहाँ पे 3 जनों का 150 रुपये, ये चीज़ समझना है आपको। एंड देन आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर देम। अब 2 बच्चे जो हमारे विलास और मोहन हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उसकी मम्मी बीमार पड़ गई, अब बेचारे ने जिम्मेदारी ले ली।
There was no one in the family to support Vilas. That's why forced to sell fish in the same village. अब वहाँ पे जहाँ उसकी मम्मी मछलियाँ बेचे करती थी, अब वो वहाँ पे काम करने लग गया. He like his mother earned only a mere's income. mere's का मतलब बहुत ही कम है ना. 150 रुपये मान लो उसकी मम्मी कमाती थी तो उसे 120-130 के आसपास पैसा मिलता था. यहाँ जो साइकिल बन रहा है वो विशियस साइकिल है. सर विशियस साइकिल क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको समझना है. दैट इज ए साइकिल जिसमें कर भला सो हो भला, तो हमने वर्चुअस में बोला था बच्चों. यहाँ पे भला नहीं हुआ विलास के साथ में. मम्मी पापा, अब पापा की बात करें तो पापा थे ही नहीं, वे फिशरमैन थे, वो मर गए. उसके बाद में गीता जो नहीं पढ़ा पाई. यहाँ पे उल्टा हुआ, मतलब कि उल्टी गंगा बही भाई, तो वो हो गया विशियस. दैट इज द साइकिल और अ कंडीशन in which an unfavorable circumstance gives rise to another that वैसे ही अनफेवरेबल सिचुएशन को जन्म देते हैं. अगर आपने बीज में जहर बोया है तो जहर उगेगा. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं तो वो क्या करेंगे, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करेंगे या खान पान का ध्यान नहीं देंगे. इसलिए तो विलास जो है वो अर्थरिट्स का शिकार हुआ था, है ना. और उसी वजह से क्या होगा, उसकी एजुकेशन कम होगी. एजुकेशन बहुत लेवल कम ही है ना, मतलब एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पेरेंट्स क्या करेंगे, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे जब खुद भी एजुकेटेड नहीं है. उस वजह से अर्निंग कैसी होगी बताओ फिर. इसीलिए अब वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कैसा होगा उसका, ना के बराबर. तो ये है उल्टा चक्र यानी विशियस साइकिल. ये हमें समझना चाहिए. अब दोनों में अगर थोड़ा सा आपको ना समझिएगा का या फिर थोड़ा सा समझ में नहीं आया है तो यहाँ आप देख सकते हो, ये है आपके सामने साकल और ये है विलास. दोनों की स्टोरी में हमने क्या सीखा कि साकल वाज लिविंग विद हिज पेरेंट्स और यहाँ पे विलास लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 2 years. 2 साल की उम्र में उसका जो पापा थे वो मर गए. साकल बिलोंग्स टू रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो वैल्यूड एजुकेशन. यहाँ जो साइकिल के परिवार वाले शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, वैल्यू करते थे, जबकि यहाँ पे एजुकेशन पे वैल्यू नहीं दिया जाता था. ये एक्टिव था, हेल्दी था, अर्थरेट्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. जबकि यहाँ हमने पढ़ा समझा कि उसे थोड़ी बीमारी भी थी, यानी वो पेशेंट भी हुआ करता था. तो उसकी मम्मी भी फाइनली वो भी बीमार पड़ गई थी. और यहाँ पे उसने डिग्री लिया, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाया, अच्छी अर्निंग कर पाया. यहाँ पे उसे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था और वो अनएजुकेटेड रहा, अनएम्प्लॉयड भी रहा. यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसे प्राइवेट कंपनी में साइकिल को जॉब मिल गया. इस वजह से उसकी इनकम अच्छी हो गई, यानी कि ये वर्चुअस साइकिल बना रहा है. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसे ये मछली बेचना पड़ा था, फोर्स किया गया था. क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई थी, उसके हाथ में जिम्मेदारी के मतलब बोझ में वो दब चुका था और मियर्स इनकम उसकी थी. तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए. अब हम लोग समझते हैं नया टॉपिक, वो है मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल. इंसान खुद एक बहुत बड़ा पूंजी होता है यानी कैपिटल होता है. यहाँ हम लोग ये समझेंगे कैसे बोथ साकल एंड विलास आर ह्यूमन रिसोर्स. भाई दोनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों ह्यूमन रिसोर्स है, तो दोनों में फ़र्क क्यों है. बट वन ऑफ देम बिकम अ ह्यूमन कैपिटल. यहाँ पे जो हमारा साकल है वो ह्यूमन कैपिटल बनता है. दोनों है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ये समझना है आपको. ह्यूमन रिसोर्स दोनों हैं, लेकिन एक उनमें से ह्यूमन कैपिटल है जो हमारा साकल. कैसे, ये हम लोग देख लेते हैं कि साकल के पास में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस विलास के पास नहीं है. क्या, ऐसा क्या है? हेल्थ उसका अच्छा है साकल का, अर्थरेट्स फ्री है ना वो, बिल्कुल. एजुकेशन, भाई उसने सॉफ्टवेयर बना दिया, ये हमने पढ़ा था. लेकिन ये मछलियाँ कैसे बनते हैं वो ही बस गिनता रहा, सोचता रहा. ये भी एक बात है. फिर इसके बाद स्किल थी वो, है ना, कंप्यूटर की. ये चीज़ें इसमें नहीं थी. तो ये ह्यूमन कैपिटल बनाने में बहुत ज़रूरी होती है एजुकेशन, हेल्थ और स्किल. ये आपको समझना चाहिए. सो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल. यहाँ तक आपको ये समझना चाहिए. किसी भी पॉपुलेशन में अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो भी एक ह्यूमन कैपिटल बन सकती है. इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज in the form of improved production technologies rapidly increase the productivity of the scarce land resources. या हरित आंदोलन जो हमने
पहले भी हमारे चैप्टर्स में पढ़ा था, उसने किस तरह से ड्रामेटिक चेंज किया हमारे इसमें 1960 में, आपको पता है ना। आपको अगर याद नहीं होगा तो याद कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, है ना, ये नारा लगाने वाले, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को याद करोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया है, ना केवल कृषि में बल्कि सोल्जर्स में भी। हमारी ताकत वो बन के आए थे और उसी वजह से हमने पाकिस्तान को मात दिया था, है ना। तो ये सब चीज़ें आप चीज़ों से रिलेट करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग ह्यूमन कैपिटल को इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, एक लार्ज इंक्रीज हुआ था इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन द लेट 19 डिकेड्स विद द यूज ऑफ इरिगेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द सीड्स एंड द मॉडर्न फार्मिंग टूल्स। इस वजह से यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। India's IT revolution is a striking example of how human capital has acquired a higher position than that of material plant and machinery। ये भी हमारा यहाँ पे IT रेवोल्यूशन ने हमें एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है। IT सेक्टर एग्रीगेटेड रेवेन्यूज ऑफ $160 बिलियन इन 2017। ये हमारे डेटा बताते हैं कि हमने ना केवल ग्रीन यानी एग्रीकल्चरल पे, प्राइमरी सेक्टर पे, हमने टर्सरी सेक्टर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे जीडीपी को बढ़ाने में। अब ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं, प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी, ये भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ द स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ये नेचुरली मिलता है बच्चों। मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम। अगर शिक्षा आपकी अच्छी है, आपका हेल्थ अच्छा है, तो आपकी इनकम अच्छी होगी, सीधी सी बात है, इसमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए द सोसाइटी आल्सो बेनिफिट्स इनडायरेक्टली बिकॉज द एडवांटेज ऑफ ए मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स। अब मान लो एक सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिलने वाला है इनडायरेक्टली, है ना। तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन फैलेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा भी फैलेगा। टू दोज हु देमसेल्व्स आर नॉट एजुकेटेड और हेल्दी, उन लोगों के लिए भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि डबल फ़ायदा है भाई साहब। एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है आपके सामने। ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ज़मीन से जो अपने आप में कुछ नहीं करती है, ज़मीन आपकी एकदम इनएक्टिव पड़ी रहेगी जब तक आप उसका यूज नहीं करोगे। फिजिकल कैपिटल यानी मनी वगैरह, जो वर्किंग कैपिटल वगैरह हमने पढ़ा ना, तो वो भी एक पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसी का हमने यूटिलाइज़ किया, इन्वेस्ट किया, बिल्कुल वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी रिस्क भी हो सकता है, पर उसके लिए भी माइंड चाहिए ना यार, एजुकेशन। ऑल दोज मैन मेड थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल में हमें समझना चाहिए, और ये जो है ये इसी के एग्जांपल्स हैं। ह्यूमन कैपिटल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने बात कर लिया कि भाई लैंड से और फिजिकल कैपिटल से जो है वो ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर क्यों है। बार बार हमारे सामने ये सवाल आ रहा है, वो तो आंसर भी हम लोग देंगे इसका कि लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ऑन। अपने आप तो यूजफुल नहीं होती वो। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। इंसान या जो मानव संसाधन है वही ज़मीन और पैसे का अच्छा बेटर यूज कर सकते हैं। भाई देखो, दो तरह के इंसान हैं, एक पैसा उड़ाता है और एक जो है ना सेविंग करते हैं। तो यहाँ पे बात वही किया जा रहा है, अगर ह्यूमन रिसोर्स दोनों हो सकते हैं, विलास भी हो सकता है, सकल भी हो सकता है, लेकिन बेटर जो है ना ह्यूमन कैपिटल कौन कर सकता है, ये हमें सकल का नाम नहीं देना है, हमें देना है जो एजुकेशन में अच्छा है, हेल्थ में अच्छा है और अच्छा स्किल है। ये लोग उसको ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन कर देते हैं। फॉर्मेशन, बिल्कुल यहाँ देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसी को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसा कि हमने वर्चुअस साइकिल में देखा कि एक एजुकेटेड पेरेंट्स प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान देते हैं और एजुकेशन का,
और उस वजह से गुड अर्निंग होती है और साथ ही साथ उस वजह से सोसाइटी पर अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल जाता है ना। और ये साइकिल चलता रहता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सकल जो है एक अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बना लेता है ना, ये भी हमने पता किया। नाउ ही ऑन्स ए सॉफ्टवेयर कंपनी। अब मान लीजिए धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस किया और वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी उसने खोल डाली, सकल एंटरप्राइज। अब इससे क्या होगा, ही हैज़ फ्यू वर्कर्स। अब मान लो पहले उसके पास में 5 कंप्यूटर थे, तो 5 वर्कर टू असिस्ट हिम इन हिज वर्क उसने रख लिए, 5 उसके पास में वर्कर, ठीक है। अब 5 वर्कर उसके पास में आ गए और वो काम कर रहा है। विद दिस स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर्स एंड वर्कर्स ही वाज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 3 बिग कंपनीज। इन 5 वर्कर से और कंप्यूटर की मदद से 3 बड़ी हमारे एमएनसी यानी मल्टी नेशनल कंपनीज मान लो आप, वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एज हिज बिजनेस ग्रू ही वॉज इन नीड ऑफ मोर कंप्यूटर्स दैन बिफोर। अब जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया तो उसे और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी, यानी वर्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने 2 और यहाँ पे कर दिए। दैट्स वाई एडेड 2 मोर कंप्यूटर्स टू हिज प्रीवियस स्टॉक, और 2 वर्कर भी उसने लगा दिए। अब क्या होगा बच्चों, इससे विद द 2 एडिशन ही कैन नाउ हैंडल 5 बिग कंपनीज। 3 पहले थी और 5 की वजह से और 2 कंपनी आ गई, मतलब कि सकल एंटरप्राइजेस बूम करने लगे मार्केट में। तो यहाँ पे क्या, स्किल, हेल्थ और एजुकेशन है ना। तो ये है कैपिटल फॉर्मेशन। इन द केस ऑफ मिस्टर साका द एडिशनल 2 कंप्यूटर्स एम्प्लॉयड इज रेफर्ड टू एज फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो 2 नए उसने पहले नहीं बाद में किए ना, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पैसों से पैसा बनाना, है ना। आप बोलोगे सर इंसानों से इंसान बना रहा है कि पैसों से पैसे बना रहा है? बिल्कुल भाई, देखो पहले 5 थे उसके, अब ये जो 5 थे उसके हैं, अब उसकी वजह से 3 कंपनियाँ थी, तो अर्निंग मान लो 3000 थी पर डे की। अब जैसे ही उसने यहाँ पे किया तो 5000 होगी, 2 और आ गए ना। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन आल्सो मीन्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ही नाउ हैंडल्स 2 मोर कंपनीज दैन बिफोर। सो मिस्टर सकल हैज़ गुड हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। ये आपको समझना चाहिए। ऑल दीज हेल्प्ड in the physical capital formation of his business. So Sakal is not just a human resource but a human capital. Human capital formation adds to the productive power of the country just like physical capital formation. ये हमने अभी पढ़ लिया। जैसे कि investment in the human capital adds to the productive power of the country just like physical कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोबारा आ गया। तो यहाँ पे आपको बार बार यही समझाया जा रहा है कि भाई इससे आपके मुनाफा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इस तरह से, है ना। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन ये कर लेते हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ना। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे हम लोग फ़र्क को समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्लाइज एडिशन टू द स्किल, नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल so that they could contribute more efficiently to the production process। यानी कि यहाँ पे बात हो रही ओनली एंड ओनली मैन पावर और मैन फोर्स की, है ना। ज़्यादा कुछ मत समझ लेना। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस टूल्स, मशीन्स यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपके ये हो गया, मशीन हो गया, टूल्स हो गया, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपने 2 कंप्यूटर लिए, उस कंप्यूटर से और ज़्यादा आपके वर्कर आए, और ज़्यादा कंप्यूटर लिए, वर्कर आए, कंपनी जुड़ती गई, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन जुड़ता गया, बढ़ता गया। और यहाँ पे इंसान कब, जब उनके पास में स्किल होगा, नॉलेज होगा, कैपेसिटी होगी कुछ करने की, तभी तो हमारा मैन पावर काम आ पाएगा, है ना। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में जो पॉपुलेशन है और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है, क्या वो एसेट है? एसेट मतलब बेनिफिशियल है, यूजफुल है, या फिर वो लाइबिलिटी है, यानी ऑब्स्टेकल या बर्डन, बोझ है, धरती के बोझ। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन एसेट।
यहाँ पे हमारी कंट्री में अगर बात करें ना, तो जितनी बड़ी संख्या जनसंख्या की थी, तो उसमें हमने इसको कभी एसेट नहीं समझा, यानी संपत्ति हमने यूज़फुल नहीं समझा। हमने यही समझा कि भाई जनसंख्या हमारे लिए विनाशकारक है, पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब हम लोग बात करेंगे, बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी लाइबिलिटी व्हेन इज पॉपुलेशन अ लाइबिलिटी। अब पॉपुलेशन कब लाइबिलिटी हो जाती है बच्चों? उल्टा कर दो आप, विलास वाली अगर पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा? लाइबिलिटी होगी। सकल वाली अगर हमारे पास में पॉपुलेशन होगी तो एसेट हो जाएगी। तो यहाँ पे यही समझना है, और ये आपको टॉपिक यही समझाएगा। जब लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी, अब हम लोग लार्ज लेवल पे बात कर रहे हैं, विलास के पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ओवरऑल। तो अगर लोगों को भोजन की कमी हो, शिक्षा की कमी हो, स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सैनिटेशंस एंड अदर फैसिलिटीज़ जो पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं वो अगर ना हो, तो पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी? इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर नहीं होगा तो वो क्या होगी? लाइबिलिटी। तो अगर इस लाइबिलिटी को, अगर हमें इन चीज़ों को जो नेगेटिव थी हमारी, लैक ऑफ फूड, हेल्थ, आपका एजुकेशन, इनको अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या बन जाएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन दीज थिंग्स, हेल्थ पे, साइंटिफिक रिसर्च पे, और एजुकेशन पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी सरकार करेगी बच्चों, आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हमारी सरकार अगर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो क्या होगा? वो पॉपुलेशन जो है वो एसेट बन जाएगी, एक लाइबिलिटी दूर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। कैसे हो जाएगी? तो जैसे जापान का एक केस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसी कंट्री ने यहाँ पे मानव संसाधन में बहुत ज़्यादा निवेश किया है। यहाँ पे जापान, आपको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ जापान ने क्या किया? ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। दे डिडंट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने निवेश किया। अब ये नेचुरल रिसोर्स क्या है? तो देखो, आयरन ओर्स हो गया, कोल हो गया, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम आता है ना, वो सब नेचुरल रिसोर्स है जो जापान में कमी है, बट ह्यूमन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जापान इंपोर्ट्स करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो भी ज़रूरत होती है उसके कंट्री में, ठीक है। जापान जो है इंपोर्ट करता है मिनरल फ्यूल्स, मशीनरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल, ये सब वहाँ पे इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है। इवन देन इट इज़ नॉन एज डेवलप्ड कंट्री, फिर भी इसे जो इतना इंपोर्ट करता है, एक विकसित देश इसे माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इसलिए वो डेवलप्ड है। ये देखो, सवाल का जवाब पहले ही दे दिया मैंने। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। These people have made efficient use of other resources like land and capital. वहाँ के बच्चे मोबाइल से नहीं खेलते हैं, बल्कि मोबाइल बनाते हैं। तुम लोग मतलब बस रील्स बनाते रहो, एक लाइक तो करते नहीं हो, है ना, लाइक, सब्सक्राइब। चलो बच्चों, ये तो बात की बात है। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच और डेवलप्ड, है ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बच्चों में है, शिक्षा में है, टेक्नोलॉजी जो वो इंपोर्ट भी कर लेते हैं और बना भी देते हैं। इस वजह से ऐसी कंट्री जो है ना रिच और डेवलप्ड बन जाती है। एफिशिएंसी, वी हैव ऑल हर्ड ऑफ जापानीज कंपनीज लाइक सोनी, टोयोटा, होंडा, पैनासोनिक, हिटाची, तोशिबा, सुजुकी, ये सब जो है ना, ये हमारे जापानीज कंपनीज है। इनके बारे में हमने पहले से पढ़ा है, हम सब जानते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। वी सो सकल गॉट ए जॉब इन द फर्म एंड विलास यूज्ड टू सेल फिश। ये हमने पहले ही पढ़ा। वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जो हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में और चैप्टर्स में पढ़ा है कि 3 इसके हमारे सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों।
ये हमने पहले से पढ़ा है, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा है। और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। यहाँ इमेजेस से आपको ये भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि टर्शियरी सेक्टर क्या होगा, फिर भी मैं डिटेल में बात करूँगा। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, यानी मुर्गा पालन, है ना, एंड माइनिंग। ये हमारे होते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ये ध्यान रखना है, प्राथमिक वर्ग होता है, प्राथमिक हमारा सेक्टर हो गया, वर्ग या सेक्टर एक ही होता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो ये सब हो गया प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या क्या होंगे? क्वारलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको पता होना चाहिए। दे आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। कंस्ट्रक्शन का भी काम, वाटर सप्लाई का काम, ये सब जो है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। फिर टर्शियरी सेक्टर में ट्रेड हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, एजुकेशन, आपका हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की हो चाहे कोई भी हो, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी सर्विस सेक्टर में यानी सेवा वाले सेक्टर में विभाजन में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने बात कर लिया। अब ये जैसे कि आपको पता है कि भाई इनका पढ़ने का मतलब क्या है, प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये आपका टर्सरी, इनका डिवीज़न करने का मतलब क्या है। तो बच्चों हमने गुड्स एंड सर्विस और जीडीपी वगैरह कुछ बोला था, नेशनल इनकम के बारे में बोला था। ऑल दीज एक्टिविटीज़, चाहे वो प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, टर्सरी हो, ये सारी रिजल्ट करती है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब इन सब से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। जो देश ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है ना, वो डेवलप्ड होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम एंड दे आर कॉल्ड, नेशनल इनकम पहले बता देता हूँ, is the money valued of all the goods and services that are produced in the economy in a year। एक साल के अर्थव्यवस्था में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुए उनका वैल्यू होता है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। और इसको हम बोलते हैं, इसी राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं? जीडीपी, है ना। जैसे कि अब मान लो बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर्स है, इन सेक्टर से हमारी ये नेशनल इनकम है जो आपको गड़ा दिख रहा है। यहाँ पे पैसे आ रहे हैं प्राइमरी से, सेकेंडरी से और टर्शियरी सेक्टर से। अब ये घड़ा भर रहे हैं, है ना, अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। अब ये हमारा नेशनल हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे जो है ना एक साल का और पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विस का। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीडीपी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जीडीपी क्या है सर? तो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी एक फाइनल गुड्स एंड सर्विस एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है उन सब का वैल्यू होता है, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, जीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, दो तरह की इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटीज़ होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो होगी हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी होगी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मार्केट में आप देखोगे जैसे कि ये फार्मर है, प्रोडक्शन किया उसने 100 किलो गेहूं का, यहाँ पे नाम नहीं लिखा मैंने, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई चलो गेहूं का प्रोडक्शन किया है यहाँ पे 100 किलो। अब उसने क्या किया, 70 केजी जो है ना उसने यहाँ पे क्या कर दिया, इस ट्रेडर को बेच दिया। 100 किलो में से 70 बेच दिया, बाकी 30 किलो अपने पास रखा है। तो ये जो एक्टिविटी हुई ना, जिसके बदले में उसे पैसा मिल गया, पैसा मिला भाई, बेचा उन्होंने 70 केजी, उसके बदले में उन्हें पैसा मिल गया। अब ये जो एक्टिविटी है कितना मिला वो नहीं देखना है, ये जो एक्टिविटी है मतलब कि अगर कोई गुड्स वहाँ पे बेचा गया है जहाँ से बदले में पैसा मिला है, तो वो हमारी मार्केट एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। और दूसरा ये जो 30 किलो हमारे गेहूँ थे जिनको फैमिली कंज्यूमशन के लिए रखा था, ये जो एक्टिविटी है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, क्योंकि बदले में ये पैसा नहीं देगी। भाई क्यों देगी जब इसी ने तो, यार समझो यार। और ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए। दिस बोथ एक्टिविटीज़ आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी, आपको समझना चाहिए। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म। अब रेम्यूनरेशन का मतलब, इसका मतलब सीधा सा हो गया, दैट इज द एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट।
यानी कि पैसे या प्रॉफिट के लिए जो भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटी हुई है उसी को हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। ये मार्केट एक्टिविटीज़ में होता है, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए अब तक, है ना। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। These include production of goods or services including government services. Non-market activity are the production for self consumption, जैसा कि हमने 30 kg फैमिली के लिए रखा था। ये अब आपके सामने ये जो लड़की हैं सवाल लेके आई है आंसर के साथ, जो बहुत ही IMP माना जाता है इस चैप्टर का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे बट फिर भी IMP क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। चल भाई बता दे, ये रहा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ये आपको डिफ्रेंशिएशन यानी वेरिएशन करना है, डिस्क्रिमिनेशन यानी वही वेरिएशन करना है। तो आपको ये आंसर लिखना होगा अगर पूछा जाए तो। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। हम लोग दूसरा सवाल उठाते हैं यहाँ पे। ये दूसरा जो IMP क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने। बता भाई, ये है मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में फ़र्क क्या है। तो आपके सामने आंसर ये है, ये अच्छे से पढ़ लेना वीडियो को रोक के और आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। अब हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो उठा लेते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर मेन एंड वुमेन। अलग अलग जो है ना लेबरिंग काम होता है यहाँ पे, तो उनका डिवीज़न करेंगे। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिलीज़, है ना भाई। वो ये काम करेगा, ये काम करेगा, ऐसा डिवीज़न हिस्टोरिकली है, कल्चरल भी है। मेन वर्क इन द फील्ड्स, वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, ये हमें सब पता है, ठीक है। सकल्स मदर अगर शीला की बात करते हैं तो सी कुक्स, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लॉथ, क्लीन्स द हाउस, लुक आफ्टर द फैमिली, जो भी बच्चे हैं उनकी। जबकि सकल्स फादर बुट्टा कल्टिवेट द फील्ड, सेल्स द प्रोडक्शन, जो भी हुआ उसके मार्केट में, एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, ये आपको पता है। शीला जो सकल की मम्मी है, सी इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। घर में जो औरतें हमारे काम करती है, मम्मी, नानी, दादी, है ना, ये सब छोटा मोटा काम कर लेती है ना। मम्मी तो पूरा काम करती है बच्चों, नाना की दादी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इनको पेमेंट नहीं मिलता है ना, जो घर में हमारे काम होते हैं। बट बुट्टा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन द रियरिंग हिज फैमिली, परिवार के पालन पोषण के लिए वो यहाँ पे फैमिली का एक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, जो भी उसने कमाया। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड और डन इन देयर फैमिलीज, उनको पैसा नहीं मिलता बच्चों। देयर वर्क इज नॉट अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम, जो गड़ा बताया ना मैंने, उनके काम का काउंटिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ये फाइनल प्रोडक्शन का बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, परेशान नहीं करूंगा। अब गीता विलास की मम्मी अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, अब इससे पैसा मिलता है, ये मार्केट एक्टिविटी कर रही है, आपको ध्यान रखना चाहिए। वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। वुमेन्स अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, ये हमें समझना चाहिए। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर अस, हमारे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी होती है इकोनॉमी की, उसको अच्छे से समझाने की जो बात आती है ना, तो वो एजुकेशन हमें बता देता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा में निवेश भी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वुमन विद लेस एजुकेशन एंड स्किल्स। A majority of women have mere education और low skill formation। यहाँ पे बार बार mere का मतलब inadequate या very less, ठीक है। Women are paid low compared to men। अब यहाँ पे सवाल बड़ा हमारे सामने आने वाला है कि क्यों women को men से सेम काम के लिए दाम कम क्यों मिलता है, सेम काम कम दाम, ऐसा क्यों होता है भेदभाव। तो यहाँ पे सामने एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, दे आर हैविंग लेस एजुकेशन और स्किल्स, ये भी एक वजह है, बाकी और भी है। मोस्ट वुमन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जॉब सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे काम करती नजर आती हैं। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी मेयर्स, ये भी बहुत कम होती है।
Employment in this sector is characterized by irregular and low income. उनको irregular job मिलता है और उस वजह से इनकम भी बहुत लो होती है. In this sector there is an absence of basic facilities. यहाँ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे महिलाओं को कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी नज़र आती है, चाहे वो मैटरनिटी लीव की हो. अब मैटरनिटी लीव का मतलब क्या हुआ? ए लीव ऑफ absence for an expectant or new mother for the birth and care of the family or new baby. एक नया जो बेबी डिलीवरी के बाद में आता है तो उन महिलाओं को जो डिलीवरी हुई है उन्हें जो लीव मिलता है वो मैटरनिटी लीव होता है. ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में ये एब्सेंस रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है. चाइल्ड केयर एंड सोशल सिक्योरिटी यानी कि प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर फॉर द इंडिविजुअल थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये कम है महिलाओं के लिए. उस वजह से यहाँ पे महिलाओं को और ज़्यादा कम पैसा मिलता है. हाउएवर वुमन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद मैन. लेकिन बहुत सारे टेंशन की बात नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे महिलाओं को पुरुष के बराबर और उससे ज़्यादा भी पैसा मिलता है. Among the organized sector, teaching and medicine, for example, attract them the most. यहाँ पे ये जो हमने पहले बात किया भाई, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और मैटरनिटी लीव नहीं है, ये सब कहाँ है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है ना. यहाँ जबकि ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होता है उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ महिलाओं को यहाँ काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ये भी हमें समझना चाहिए, है ना. जैसे कि टीचिंग का हो चाहे मेडिसिन का हो, यहाँ पे वो काम करती हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता होना चाहिए. ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है विच एक्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंटल रूल्स एंड दे हैव डिफाइंड पैटर्न ऑफ द वेजेस. यानी कि भाई छुट्टियों का, वेजेस का, सैलरी का सिस्टम होता है. सम वुमन हैव एंटर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज. बहुत सारी महिलाएं जो हैं प्रशासनिक सेवाओं में और बहुत सारी सरकारी सेवाओं में भी पहुंच चुकी हैं. एस्ट्रोनॉट स्पेस के बाहर भी, आपको ये पता होना चाहिए. अब हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट, बिल्कुल शिक्षा, हेल्थ. During independence, the average life expectancy of an Indian was 31.4. यानी कि जब आज़ादी हमारी हुई थी 1947 में, तब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी थी? 31, यानी लगभग 32 मान लो आप. 32 साल तक एक आदमी जीता था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी हमारी 1950 के आसपास. और फिर टुडे वो जो है वो बन गया लगभग 65 यानी 65 के आसपास. तो ये हमारी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है. यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एक पॉपुलेशन को क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है. तीसरा आता है स्किल फॉर्मेशन. जैसे कि आपने वोकेशनल कोर्स किया है तो उससे द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ एनी कंट्री. इलिटरेट, अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट. ये हमें समझना चाहिए. एजुकेशन की बात हम लोग करेंगे. अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे, स्किल, हेल्थ और एजुकेशन. तो पहले एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी. इट एनहेंस नेशनल इनकम. नेशनल इनकम अच्छी होती है, फैमिली इनकम अच्छी होती है, कल्चरल रिचनेस आता है हमारे यहाँ पे. मतलब यानी कि यहाँ पे बिलीफ, वैल्यूज़, द वे वी एक्ट, वी टॉक, ये इन सब में, हमारे विचारों में, सिद्धांतों में, रूल्स उसूल में, इन सब में ना रिचनेस आता है. हमारी हेरिटेज बढ़ती है, हमारी वैल्यू बढ़ती है. कुल मिला के एजुकेशन इन्फ्लुएंस अस, आवर लाइफ, आवर वर्क प्लेस, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. ये सब एजुकेशन से हो जाता है. गवर्नेंस का मतलब सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रीज लाइक इराक, पाकिस्तान, अफ्रीकन नेशंस लेक एजुकेशन, सो देर इज़ नो गवर्नेंस एंड लॉट ऑफ अनरेस्ट. ऐसी कंट्री जहाँ पे ये एजुकेशन नहीं है, इराक, पाकिस्तान, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे अनरेस्ट चलता है. डेमोक्रेसी वहाँ सेटअप पूरी तरह से नहीं हो पाती है. अफ्रीका का एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ना. अफ्रीका एक
कॉन्टिनेंट है और उसमें साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स। हमारी भारत की सरकार यानी जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है उसने हमेशा शिक्षा के लिए एक प्रोविज़न बनाया है जिसमें सभी को सर्व शिक्षा अभियान यूनिवर्सल एक्सेस हो सके, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक शिक्षा के लिए सभी को फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अब याद करो ये सब चीज़ें हमारी सरकार ने दिया है और वो भी एम्फेसाइज किया है गर्ल्स एजुकेशन को। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब हो गया सभी को शिक्षा मिल जाए, रिटेंशन का मतलब हमेशा उसकी शिक्षा मिल जाए ना, तो वो कंटिन्यू भी हो भाई, ऐसा नहीं कि 7वीं तक बच्चा आया था बाद में पता नहीं क्या हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए। देयर इज आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में नवोदय विद्यालय हो, ऐसी भी व्यवस्था हमारी भारत सरकार ने की है। पैस सेटिंग का मतलब मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड सक्सेसफुल एंड सर्व एज अ मॉडल टू बी इमिटेटेड, यानी कि ऐसा मॉडल जो सभी जगह होना चाहिए नवोदय विद्यालय के जैसा, ये सभी हमारे यहाँ पे शुरू किया गया है। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय आर स्पेशली टास्क्ड विद फाइंडिंग talented children especially in rural areas of India and providing them with an education equivalent to the best residential school system without regard to the family's social or economic conditions। यानी कि जवाहरलाल नवोदय विद्यालय और बहुत सारे ग्रामोदय विद्यालय, ये ऐसे शिक्षा के लिए हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और इन्वेस्टमेंट है जहां हम लोग बहुत अथक ये मेहनत कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या को एसेट बनाना है बच्चों। इसलिए हमारे पास में राइट टू एजुकेशन है और ग्रामोदय विद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे विद्यालय है और नवोदय विद्यालय भी है हर ज़िले में। ये हमारी सरकार की पहल रही है ताकि आप शिक्षित रहो, आगे बढ़ो, देश का विकास हो, है ना। सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 593 जवाहरलाल नवोदय विद्यालय अक्रॉस इंडिया, 1 स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ 2010 के हिसाब से अभी भी ये आंकड़ा बढ़ता गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय ये आपका अंबाला का आपको दिखाई दे रहा है। द स्कूल आर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के द्वारा चलता है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल। और इन विद्यालयों में ये भी सुविधाएं दी गई हैं वोकेशनल कोर्स की, जिसके लिए लोन लिया था हमारे सकल भाई ने, सकल नहीं सकल के लिए उसके पापा बुट्टा ने, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पढ़ाई के साथ साथ में आपको करना चाहिए, जो मैंने पहले आपको बोला कोई भी एक फील्ड में आपको करना चाहिए बच्चों। द प्लान आउटले एंड एजुकेशन हैज़ इंक्रीज नाउ फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू रुपीज़ 3066.90 करोड़ इन द 11th प्लान। जो फर्स्ट प्लान में इतना था वो बढ़ के इतना हो गया। शिक्षा के लिए हमारी सरकार निकम्मी सरकार नहीं है, इतना मतलब ये करती है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वो भी बढ़ा है हमेशा, ये आप इस टेबल में आप देख सकते हो। ये सब जीडीपी के लिए है जो नेशनल इनकम को भी ओवरऑल बढ़ाएगा, है ना। ये आपको डेटा यही है कि लिटरेसी रेट जो है ना शिक्षा के लिए, जो हमारी साक्षरता जो रेट है वो कितनी बड़ी है। यहाँ जो ये वाले कलर दिखाई दे रहे हैं ना वो ओवरऑल है, ठीक है ना। ये ओवरऑल है, पर्सन मेल फीमेल दोनों, और रेड वाले जो है ना वो मेल के हैं। अगर हम लोग 1950 के आसपास जो आज़ादी के टाइम अगर हम बात करें ना तो लिटरेसी रेट कितनी थी यहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है, वो थी 30 से भी कम। यानी ओवरऑल अगर बात करें ना ओवरऑल यहाँ पे वो 20 से भी कम थी। उसमें से पुरुष बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, महिलाएं 10 से भी कम। मतलब पूरी जनसंख्या का 10% हम लोग निकाल रहे हैं, ये पूरी जनसंख्या का है। 1951 में जो जितनी जनसंख्या थी उसके हिसाब से आप देखोगे ना तो लिटरेसी रेट उतनी थी। आज 2011 के हमारे पास में डेटा है, उसके हिसाब से ओवरऑल अगर बात करें ना तो वो कितना आता है 73 के आसपास, 75, है ना। तो 70 से 75 के बीच में, और उसमें से फीमेल अगर देखें ना तो यहाँ पे 60 के आसपास है, यानी 65 है ना। और यहाँ पे पुरुष की अगर बात करें तो 85 के आसपास उनकी है, 83 के आसपास। तो ये हमारी क्या है लिटरेसी रेट है, जो कि महिलाओं की 10% थी। ये बात वापस आ चुकी है जो मैंने बोला था आपको,
तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी डेटा है। तो हमने ये क्या किया, पहले हमारी पॉपुलेशन लायबिलिटी समझी जाती थी, जिसका हमने क्या किया, उसको एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के साथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट, फैकल्टीज़, ये भी हमारे यहाँ टेबल में आपको दिखाई देंगे। यूजीसी एनुअल रिपोर्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए एक कमीशन सेटअप किया गया जो हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी लेता है। अब यहाँ पे उसके डेटा है कि भाई अलग अलग साल में कितने कॉलेज सेटअप हुए हैं, और यूनिवर्सिटीज़, देखो पहले कॉलेज आता है फिर यूनिवर्सिटीज़ आता है, कितने स्टूडेंट एनरोल हुए हैं और कितने टीचर्स, फैकल्टी यहाँ पे थे। तो अगर हम लोग 1950 के आसपास देखें ना, तो लगभग हमारे इंडिया में कॉलेज थे 750, ठीक है, और यूनिवर्सिटी कितनी थी, 30। उसमें बच्चे कितने थे ओवरऑल, कॉलेज और स्टूडेंट जाने वाले, वो थे हमारे लगभग 2.5 लाख के आसपास, एक रफ आंकड़ा हम लोग पकड़ लेते हैं। और वहाँ पे 25,000 के आसपास टीचर थे। अब ये जो है ना नंबर आपके यहाँ देखोगे ना, तो वो बढ़ता गया है लगभग 2015, 16, 17 तक। हमेशा यहाँ पे इसमें इजाफा यानी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। ये हमारे देश में गवर्नमेंट जो है ना एजुकेशन के लिए क्या करती है, ये आपको डेटा सब बता देंगे। तो हमें खाली बातें नहीं करनी है, ये हमारे डेटा है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी सरकार कितना हमारे लिए एजुकेशन के लिए प्रयास करती है। तो गवर्नमेंट के ये एफर्ट्स है। लिटरेसी अमंग मेल इज़ नियरली 16% हायर देन फीमेल्स। ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 16-17 के आसपास दोनों में आपको ये देखने को मिलती है, ये हमें समझना चाहिए। लिटरेसी अमंग मेन इज़ अबाउट 16.1 हायर इन अर्बन एरियाज़ कंपेयर टू द रूरल एरियाज़। और वही आपको अभी हमने मेल फीमेल का तो निकाला ही था, लेकिन गाँव और शहर के जो पॉपुलेशन है उसमें भी लिटरेसी रेट की बहुत बड़ी कमी आपको नज़र आती है। ये भी हमें समझना चाहिए। यहाँ अगर हम लोग स्टेट वाइज अगर रिपोर्ट देखें ना बच्चों, तो बिहार में कितनी है, 62% के आसपास। यहाँ सारे स्टेट की बात बताएगा आपको, स्टेट में स्टेट वाइज हम लोग देख लेते हैं। जबकि केरला में आप देखोगे ना, तो वहाँ पर 94% लिटरेसी रेट है, 2010 के डेटा है ये, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑफिशियल डेटा हमारे पास में यही आए थे, केरला में एजुकेशन इस लेवल का है यहाँ पे लगभग, है ना। तो ये समझना चाहिए। फिर अगर दूसरे स्टेट की अगर बात करेंगे ना, तो वो भी आएगा वैसे। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 13-14। 2013-14 में इतने प्राइमरी स्कूल बढ़ गए। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बिन डिलूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। यहाँ पे स्कूल तो सरकार ने मेहनत करके बहुत सारी खोल दी, लेकिन बच्चे वहाँ पे नहीं जा पाते थे। अब ये क्यों नहीं जा पाते थे, उनका प्रॉब्लम था, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको जोड़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान उठाया था। दैट वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। 2010 तक ये मिशन शुरू करने के लिए हमारी सरकार ने शुरू किया था सर्व शिक्षा अभियान, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिवर्सल एक्सेस टू द एजुकेशन। ये आपके सभी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट में, फिर कम्युनिटी लेवल पे ये प्रयास किया गया। ये हमारे सरकारी प्रयास हैं शिक्षा के लिए। बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में भी उनका ये पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए भी ये मिशन और कैंप शुरू कर दिए गए थे ताकि बच्चे वहाँ पे पढ़ें। और साथ ही साथ मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन यानी उनका कंटिन्यूएशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये भी ध्यान में रखिए, हमारे यहाँ पे मिड डे मील भी शुरुआत किया गया। दिस इज द प्रोग्राम दैट सप्लाइज फ्री लंच ऑन वर्किंग डेज for the children in primary and upper primary classes in governmental schools। यहाँ पे शुरू किया गया। In 2013 and 14 गवर्नमेंट स्पेंट लगभग 13,215 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। These policies could add to the literate population of the India, ये हमें समझना चाहिए। यहाँ पे the 12th annual plan focused on increasing enrollment in higher education of 18 to 23 years age group to 25.2% by 17-18। ये भी हमारे यहाँ पे प्लान में बोला गया। ये 12th प्लान क्या है, ये एनुअल प्लान है जो 5 सालों में चलता रहता है, पंचवर्षीय योजना है।
हर योजनाओं में शिक्षा के लिए, डिफेंस के लिए, शिक्षा, डिफेंस, रक्षा, आर्मी, मतलब बहुत सारे ऐसे बजट में जब हम लोग बात करते हैं ना, वो सब गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाय 2020 और 21 विच वुड बी ब्रॉडली इन द लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। यहाँ पे ये भी सरकार का निर्णय था। ये द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of states specific curriculum modification, vocationalization, मतलब बहुत सारी जो ऐसे हमने बैंकिंग, बेकरी वगैरह बोला था ना, उसमें नेटवर्क ऑन द यूज ऑफ आईटी, डिस्टेंस एजुकेशन, कवर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये सारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, अगर आज़ादी से अब तक अगर हम बात करें 50 सालों की, देयर हैज़ बिन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। यहाँ पे सवाल आपका ये लेके आई हैं, वो आपको समझना चाहिए। ये आपके सामने एक्सप्लेन द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो आप ये कुछ लिख पाओगे, है ना। सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, मिड डे मील, वोकेशनल स्ट्रीम्स, ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू बैक कैंप, ये हमारी सरकार के प्रयास हैं जो अभी हमने बात किया। अब हेल्थ के बारे में सरकार ने क्या किया है ना, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी सब पढ़ लिया है ना, तो उस सरकार ने क्या किया हेल्थ के लिए वो भी हम लोग जानते हैं। आइए, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय people who might not work efficiently as a healthy worker like इनके सर because of ill health? अरे यार ये क्या बोल दिया, मतलब कोई भी कंपनी जो है वो क्या एक बीमार या पेशेंट को मतलब काम पे रखेगी? बिल्कुल नहीं रखेगी यार, प्रॉफिट के लिए कंपनी चलती है भाई साहब। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट द इलनेस, वो हेल्थ होता है। अब यहाँ इस भाई साहब को देखिए, एंड unhealthy person becomes a liability not for the organization but also family। भाई जहाँ पे भी देखो अनहेल्दी हमेशा ये जो है वो लाइबिलिटी बन जाता है, ये हमें समझना चाहिए। दैट्स वाई improvement in the health status of the population has been the priority and the duty a responsibility of the government in a country. Our national policy about the health to aimed at improving the accessibility of healthcare, family welfare, nutritional services with a special focus on underprivileged segment of the population। underprivileged segment मतलब क्या हो गया, वो जो दलित है, ओबीसी है या फिर बीपीएल एपीएल आपने पढ़ा ना, वो सारे के सारे जिनको कभी भी फैसिलिटीज नहीं मिली है वो लोगों को ये मिल सके। ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज बिल्ड अप a vast health infrastructure and manpower in government as well as in the private sector। भारत सरकार ने ना केवल सरकारी सेवाओं में बल्कि निजी संस्थाओं में भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक ब्रिज निर्माण किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी, एम्स जैसे हॉस्पिटल की हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ हासिल की है, ताकि हमारी पॉपुलेशन को हम लोग एक एसेट बनाएंगे, है ना, हर चेहरे पे मुस्कान लेके आएंगे। प्राइवेट सेक्टर जो भी प्राइवेट लोग करते हैं वो आपको पता ही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है अगर जानना है आपको तो यहाँ इस टेबल को देखो, 2010 से लगा के आपको 2015 के आंकड़े मिलेंगे जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर कितने हैं, है ना, और वहाँ 2010 में कितने थे, अब कितने हैं। तो भाई ये जो है ना आंकड़ा आपको बता रहा है सरकार ने किया है। डिस्पेंसरी में हॉस्पिटल पहले कितने थे, 2010 में इतने ही थे, है ना, 30,000 के आसपास, जो आज भी उतने ही है। अरे भाई साहब यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, मतलब ये जो डेटा है आपके बुक्स के है बच्चों, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को बाद में लगे भाई गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं वो प्राइवेट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए बाकी जो है यहाँ से कम करना शुरू कर दिया उन्होंने, और धीरे धीरे आज हमारे पास में उतने ही हैं जितने 2010 में थे। ये चीज़ें नहीं समझना है, मतलब गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही कुछ निर्णय लिया है भाई। पहले जो बेड थे लगभग 5.5 लाख थे, जो 7.5 लाख के आसपास अब हो चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और एलोपैथी डॉक्टर्स जो है ना पर ईयर ये थे जो कम हो गए भाई, हमेशा कम हो गए ना भाई, इसलिए, है ना। और ये जो है ना हमारे सभी नर्सिंग
डिपार्टमेंट, ये बहुत बढ़ गया। मतलब यहाँ पे देखो नंबर में इसमें अच्छा सेटिस्फाइड हुआ है। अब जो आपके ये शॉर्टकट वर्ड्स है ना, SC यानी सब सेंटर्स, PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो यहाँ पे बढ़ के इतने हो गए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी ईयर्स से हम यहाँ पे देख सकते हैं। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। यहाँ भारत में अभी अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज कितने, लगभग 400, और 300 हमारे दंत कॉलेज है, दंत विद्यालय, दंत यूनिवर्सिटी, यस डेंटल कॉलेजेस। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश यहाँ पे है ना, और तमिलनाडु यहाँ पे है, ठीक है, कर्नाटका यहाँ पे है, और महाराष्ट्र, ये जो 4 स्टेट्स हैं, दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। ये मेडिकल हॉस्पिटल्स, सॉरी मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है। यहाँ पे अगर देखोगे ना नीचे साउथ में, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ 4 में। These measures adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014। जो 2010 में कितनी थी, 63 के आसपास थी, 2014 में वो हमारे हो गई लगभग 70 के आसपास। तो ये बढ़ता रहा है, हेल्थ हमारा अच्छा है इस वजह से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, जो बच्चे 1 साल से पहले डिलीवरी के बाद में मर जाते हैं ना, उनको बोलते हैं IMR, वो भी हमारा कम हुआ है। जो पहले 1000 में से 147 मर जाते थे, वो 37 हो गया। जो हमारी पॉलिसी भी थी पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, आपको समझ में और ज़्यादा आ जाएगा, है ना। क्रूड बर्थ रेट्स हैव नाउ ड्रॉप्ड टू 20.8 एंड डेथ रेट्स नाउ 6.5 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ये सब हेल्थ की वजह से हुआ है कि बच्चे जो है ना जन्म के बाद में क्रिटिकल कंडीशन में तुरंत ही मर जाते हैं ना, क्रूड बर्थ रेट होती है वो भी हमारे यहाँ पे हमने ड्रॉप किया है, यानी कि कम किया है। इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एंड द इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर सिस्टम आर वेरी वेरी यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। इंक्रीज इन द longevity of life और एक्सपेक्टेंसी इज इन मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी हमें समझना चाहिए। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR में, दैट आल्सो इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, एंश्योरिंग न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद मदर एंड चाइल्ड केयर। हेल्थ में ये सब कुछ हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ा IMP क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य का क्या महत्व है, यहाँ पे ये महत्व है भाई। 1 2 3 पॉइंट आपको लर्न करना चाहिए। अब हम लोग एक और चुनौती हमारी है जो हमारी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा एसेट बनाने में रोकती है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में भी देखेंगे। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स एंड चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड, ये हमने पहले पढ़ा, ठीक है भाई। सकल्स brother Jitu and sister Situ spend their time playing and roaming. Now they are not unemployed. अब ये बच्चे हैं, ये unemployed नहीं है। The workforce population includes people from 15 to 59. जो 15 साल से 59 के बीच में है, उस पॉपुलेशन को हम लोग वर्कफोर्स बोलते हैं, यानी कि वो यूथ होता है और इसी को अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। यहाँ छोटे बच्चे जीतू सितू को, है ना, आपके छोटे भाई बहन को इंक्लूड नहीं करते हम लोग, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट में 15 साल मिनिमम और 59 जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डोंट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, 15 से 59 के बीच में नहीं आते हैं, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, है ना। काम नहीं करते ऐसा नहीं बोल सकते हो, काम करते हो, भले रोमिंग करते हो। Sakhal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Then what is the unemployment? भाई जब ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है या अनएम्प्लॉयड नहीं है तो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वो है जो एग्जिस्ट करती है जब लोग काम करने के इच्छुक हो यानी विलिंग हो, बट दे आर नॉट फाइंडिंग work at the ongoing wages whatever they work in, यानी कि जो भी काम वहाँ पे चलता है
वहाँ पे उन्हें काम नहीं मिलता है, लेकिन उनकी इच्छा ज़रूर है। तो ऐसी सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग बोलेंगे, ये आपको समझना चाहिए। इन द केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। भारत में यहाँ हमारे शहरों में और गाँव में दोनों ही जगह पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो रूरल एरियाज़ में किस तरह की और अर्बन में किस तरह की, तो यहाँ पे डिवीज़न है। गाँव में आपको दिखेगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि अर्बन में आपको दिखेगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो चीज़ें हैं हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले आता है सीजनल। सीजनल आपका ये हो गया कि भाई एक बंदा जो काम कर रहा है फॉर सर्टेन बिजी सीजन के लिए और बाकी के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहता है। जैसे जब बिजी सीजन होता है तो उसे बीज बोने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, वीडिंग के लिए, थ्रेसिंग के लिए वो सब उसमें बिजी रहता है, तब उसे काम मिलता है। और जब वो सीजन नहीं होता है तो वो अनएम्प्लॉयड रहता है, जॉबलेस रहता है। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये उसमें होता है। अब हम डिसगाइज्ड की बात करते हैं। ये डिसगाइज्ड क्या होता है? ये होता है एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट when more than required number of people have been engaged in the cultivation of the same agricultural plot, या इतने सारे काम कर रहे हैं जबकि ज़रूरत इन सब की नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं 40 क्विंटल राइस के लिए, 10 जने, ठीक है, 40 क्विंटल राइस, ये 50 क्विंटल लिखा है, लेकिन ओवरऑल मान लीजिए आप। तो यहाँ पे जो ये 4 बंदे हैं, 6 मुझे चाहिए और जो 4 है दे कैन बी रिमूव्ड, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड डज नॉट डिक्लाइन और अफेक्ट। अगर मैं 4 को इनको हटा दूँ ना, 1 2 3 इसको भी ले ले भाई, और बाकी ये जो 6 है इनको अगर मैं रखूँ तो भी प्रोडक्शन मेरा 40 क्विंटल ही रहेगा। तो भाई ये 4 तो एक्स्ट्रा हो गए। यस, ये जो एक्स्ट्रा बोला है यानी कि जो 6 वर्क है यहाँ पे जो करने वाले वर्कर्स हैं ये भी उतने प्रोडक्शन करेंगे कि वो 4 को हटाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे ऐसा नहीं होगा कि वो 4 जने मुझे ये 40 का दुगना कर देंगे या एक 10 क्विंटल भी बढ़ा, अरे 1 क्विंटल भी नहीं बढ़ेगा यार। सो ये जो 4 एक्स्ट्रा हुए ना हमारे, वो होते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ये हमें समझना चाहिए। क्लियर? ओके बच्चों। सो दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लेकिन फिर भी वो काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसा एम्प्लॉयमेंट जबकि वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं देता है तो उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 4 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय 6। Okay sir, the whole family contributes in the field even though not everybody is really needed। सारी परिवार अगर काम में लग जाए जबकि उनको ज़रूरत नहीं है फिर भी काम तो कर रहे हैं, तो काम पे फ़र्क नहीं पड़ता ना। उसी सिचुएशन को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो खेती बाड़ी में हमें देखने को मिलता है। यही बात यहाँ पे है। ये पूरी फैमिली जो है ना उसका शेयर बिल्कुल नहीं होता है। This concept of sharing of work in the field and the production reduced the hardship of unemployment in the rural sectors, but this does not reduce the poverty of the family। लेकिन इससे गरीबी बहुत कम नहीं होती है बच्चों, क्योंकि ओवरऑल वो लोग जो काम के नहीं हैं फिर भी काम कर रहे हैं और काम पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा जब काम नहीं करेंगे। तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो काम पे लग गया है तो हमारी गरीबी दूर होगी। Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in the search of better jobs। इसलिए वो निकल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की जो अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, यानी शिक्षित बेरोजगारी। आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट विदाउट अ जॉब सिंस 2 years। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon। Many youth with matriculation, graduation, post-graduation degrees, they are not able to find jobs। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculations। ये भी आपको देखने को मिलती है। और टेक्निकल मतलब यहाँ पे हमें समझना चाहिए, जैसे कि ये एक भाई साहब इंजीनियर हैं और उनके पास में जॉब नहीं है। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस, और वो जो इंजीनियर है आज टीचर बन गया है, या फिर एक मैकेनिक है वो कहीं पे झाड़ू पोछा कर रहा है। बिल्कुल यार, ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है ना।
तो यहाँ पे एक सवाल आपके सामने ये है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और ये कितने टाइप्स की है? तो आपके सामने ये आंसर है जो अभी हमने पढ़ा, आप देख लेना। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम लोग देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाते हैं बिल्कुल। पीपल वो आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी में बन जाते हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर among the youth. People don't have enough money to support or survive their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social wastage. दूसरा कारण है unemployment tends to increase economic overload, यानी कि आर्थिक जो दबाव है वो बहुत बढ़ जाता है एक परिवार के ऊपर। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। आई एम द ओनली वन एम्प्लॉयड इन दिस फैमिली। अब ये सब का यहाँ पे लालन पोषण भरण पोषण कर रहा है, जबकि कमाने वाला वो एक है, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ओवरलोड उसे उठाना पड़ता है। ऑल अदर्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम। सो ये सिचुएशन है। द क्वालिटी ऑफ द लाइफ of an individual as well as society is also adversely affected। ना केवल एक आदमी को या एक फैमिली को ये अफेक्ट करता है बुरी तरह से, बल्कि एक समाज को भी खराब करता है अनएम्प्लॉयमेंट। When a family has to live on a bare subsistence level, there is general decline in its health status, rising withdrawal from the social system। और वो मार्जिनल बन जाते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट। फोर्थ नंबर पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल, डेट्रीमेंटल यानी हार्मफुल वो असर करता है। पीपल डोंट अर्न, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस फॉल। जब कमाएंगे नहीं तो भाई डिमांड एंड सप्लाई वो रुक जाएगी। प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वो भी घट जाएगा। नेशनल जीडीपी इनकम वो भी घट जाएगी। पॉवर्टी वो बढ़ जाएगी, पता नहीं क्यों, बिल्कुल यार। पॉपुलेशन बिकम्स लायबिलिटी, है ना, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये आपके सामने सवाल बिल्कुल है, इसको आप अच्छे से समझना। एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ फाउंड इन इंडिया। ये आपके 5 वजह है वो और इफेक्ट है। एम्प्लॉयड बट विद लो इनकम, ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी लो। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेट of the world is 5.9% and India's is 3.6 in 2014. A large number of people are represented with low income and productivity are counted as employed. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential income, it is not adequate for them. यानी कम आय में या कम पगार में वो काम करने लग जाते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सिम्स फोर्स्ड अपॉन देम। और जो काम वो करते हैं ना, तो एक तरह से दबाव से वो करते हैं, मन लगा के काम नहीं कर पाते हैं। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, ये भी हो सकता है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडली। They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential, है ना। तो उस वजह से भी their earning keeps them on a bare subsistence level। और वो लोग जो कामयाब है या फिर कुछ बड़ा कर सकते हैं, अर्निंग उनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास में अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, लो इनकम पे काम कर लेते हैं। और उस वजह से मैन फोर्स, मैन पावर हमारा बहुत ज़्यादा लायबिलिटी बनना शुरू हो जाता है ना। सबसिस्टेंस लेवल यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में अगर हम बात करें ना सभी में, सो एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमारे भारत का जो ये प्राइमरी सेक्टर है जिसमें खेती बाड़ी सबसे बड़ा एक लेबर अब्सॉर्बिंग, यानी इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture.
पार्टली बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी हमने पढ़ा उसकी वजह से कम हो गया है. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडियन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड only 47% of labor force in 2012 and 50% of labor force in 2013. लगभग 50 के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी में लगी हुई है. सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ नाउ मूव्ड टू इधर द सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में चली गई है आधी जनसंख्या. पहले जो 70 के आसपास थी, अब सेकेंडरी में अगर बात करें तो इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग. And tertiary में in case of the tertiary sector, the various new services are now appearing like biotechnology, information technology और बहुत सारे AI, VI, Gemini, मतलब बहुत सारे ऐसे नए टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ता जा रहा है. तो बच्चों आज के इस चैप्टर में हम लोग इस एंडिंग तक आ चुके हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ ऑलवेज कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग के साथ में. और बच्चों जैसा कि आपको पता है द फायर इज़ इन यू नाउ. लाइक एंड सब्सक्राइब आपका बन जाता है इस वजह से, है ना. अब आपकी आग लगाने की बारी है. इस वीडियो में हमने लगा दी है. प्लीज़ बेल आइकन दबाते जाइएगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.